बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है और बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल टॉपिक भी है। ट्रांसक्रिप्शन हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा में हमने कहा था कि जो जीन है जब अपने आप को एक्सप्रेस करता है तो वो जो मैकेनिज़्म है जिसके ज़रिए से जीन एक्सप्रेस करता है उसको हमने सेंट्रल डॉगमा कहा था। आगे उसके दो स्टेप्स है कि जीन से सबसे पहले आरएनए बनता है, फिर आरएनए से को ट्रांसलेट करके प्रोटीन्स बनाई जाती हैं। तो आज हमने पहले इस स्टेप को डिटेल से डिस्कस करना है कि व्हाट इज़ ट्रांसक्रिप्शन। कि अगर डीएनए अपनी कॉपी आरएनए की शक्ल में बना रहा है जिसने आगे प्रोटीन्स बनानी है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। प्रोसेस इन विच आरएनए कॉपी ऑफ डीएनए इनकोडिंग जीन, यानी जीन वाला जो डीएनए का पोर्शन है उसकी जो आरएनए कॉपी बन रही है इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इसको ट्रांसक्रिप्शन कहा जाएगा। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन जब ट्रांसक्रिप्शन हो रही होती है तो उसका सिर्फ एक स्ट्रैंड कॉपी होता है, यानी इंफॉर्मेशन दोनों में एक जैसी होती है, लेकिन आप कह सकते हैं स्ट्रैंड एक कॉपी होता है दूसरा स्ट्रैंड कॉपी नहीं होता, यानी ये डबल स्टैंडर्ड है। ये डबल स्टैंडर्ड है। सबसे पहले तो अपने जहन में रखना है कि वो इंजाइम्स जो आरएनए की कॉपी बनाएंगे फ्रॉम द डीएनए उनको हम कहते हैं आरएनए पॉलीमरेजेस। आरएनए पॉलीमरेजेस। और इनका भी एक रूल है कि इन्होंने आमतौर पे जो डीएनए का स्ट्रैंड है उसके 3 एंड से स्टार्ट करना है और 5 एंड की तरफ आना है। यानी इन शॉर्ट आप ये समझ लें कि अगर वो इस स्ट्रैंड को कॉपी करेंगे तो वो इधर से इधर जाएंगे, अगर इस स्ट्रैंड को कॉपी करेंगे तो वो इधर से इधर आएंगे, यानी हमेशा 3 to 5 डीएनए के स्ट्रैंड के ऊपर। तो इन दोनों में चूंकि इंफॉर्मेशन एक जैसी होती है, कैसे इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने ये एक छोटा सा पोर्शन ड्रा किया है, अगर आप इसको क्योंकि 3 to 5 एंड मूव करना है डीएनए के ऊपर, तो अगर आप देखें TACG, अगर आपको इस तरफ से देखें तो दोनों में इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट एक जैसी है। यानी आप इधर से जब 5 एंड की तरफ जाएंगे और इधर से आप 5 एंड की तरफ जाएंगे तो सेम इंफॉर्मेशन आती है। जैसे यहाँ भी T है, ऊपर भी T है। तो मैंने जस्ट सैंपल सा ड्रा किया, तो पूरे डीएनए को ओवरऑल देखा जाए तो इन्फॉर्मेशन चूंकि एक जैसी है तो कोई सा भी स्ट्रैंड कॉपी किया जा सकता है। तो इन दोनों में से एक स्ट्रैंड की कॉपी बननी है, या तो इसकी बननी है या फिर इसकी बननी है। हाँ, डायरेक्शन का फर्क होगा। अगर इसकी बनेगी तो यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, अगर इसकी बनेगी ऊपर से नीचे की तरफ आएगा इस केस के अंदर। तो वो स्ट्रैंड, सपोज हम कहते हैं कि ये वाला जो स्ट्रैंड है इस पे डीएनए ट्रांसक्रिप्शन शुरू हुई, तो इस स्ट्रैंड को हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसको हम क्या कहेंगे? ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है। टेम्पलेट स्ट्रैंड, इसको टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा जाए। तो सपोज हम कॉपी बना ही देते हैं कि ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है इस पर कॉपी कैसे बनेगी। सबसे पहले अच्छा, जब आरएनए और डीएनए में एक फ़र्क तो ये है कि एक में राइबोस होती है, एक में डीऑक्सीराइबोस होती है। दूसरा फ़र्क ये है कि जहाँ भी थायमीन डीएनए में है उसकी जगह क्या लगेगी? यूरासिल लगेगी। बाकी ऑलमोस्ट सेम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ए के सामने टी ने लगना है डीएनए के अंदर, यहाँ चूँकि हम आरएनए की कॉपी बना रहे हैं। अच्छा, जिस तरह यहाँ 3 एंड है तो उसके अपोजिट एंड 5 एंड होगा। अगर यहाँ 5 एंड है तो इसके अपोजिट 3 एंड होगा। सपोज हम 3 एंड्स की तरफ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो डीएनए का 3 एंड इस्तेमाल करते हैं। तो आरएनए का ये 5 एंड बनाएंगे, ये 5 एंड। जैसे टी के सामने यू लगेगा, ए के सामने टी के सामने ए लगेगा, ए के सामने टी लगेगा, सी के सामने जी लगेगा, उसके बाद जी के सामने सी लगेगा, जी, और उसके बाद ए, उसके बाद टी, उसके बाद सी, उसके बाद जी, उसके बाद सी, उसके बाद ए, उसके बाद टी। ये हमारे पास मैसेंजर आरएनए बन गया। तो सबसे पहले तो अपने जहन में रखना है जो मैसेंजर आरएनए है ये हमेशा इसका पहले 5 एंड बनेगा और बाद में 3 एंड बनेगा। तो इस वजह से आरएनए इज सिंथेसाइज्ड इन 5 to 3 डायरेक्शन, कि आरएनए का पहले 5 एंड बनेगा उसके बाद दूसरा 3 एंड। तो वो डीएनए का स्ट्रैंड जिससे आरएनए की कॉपी बनाई जा रही वो कौन सा स्ट्रैंड कहलाता है? टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब जो आरएनए है इसमें जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है उनको हम कोड्स कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कोडोन कहा जाता है। अगर आप देखें डीएनए का ये वाला स्ट्रैंड
और ये वाला स्ट्रैंड जो आरएनए बना है ये ऑलमोस्ट सिमिलर है। और आरएनए जब जाएगा साइटोप्लाज्म में तो इसके जो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस है उनमें अमीनो एसिड को बनाने के लिए, अमीनो एसिड को जोड़ने के लिए क्या मौजूद है, कोडोन है। तो इस वजह से चूंकि ये वाला मैसेंजर आरएनए और ये दोनों एक जैसे हैं, मैसेंजर आरएनए ने डीएनए के कोड लेके जाने, इस वजह से इस स्ट्रैंड को हम कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। कि असल कोड इसमें छुपा हुआ है, जो कोड मैसेंजर यानी जो इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए लेके जाएगा वो इंफॉर्मेशन बिल्कुल टेम्पलेट स्ट्रैंड के अपोजिट स्ट्रैंड के अंदर छुपी हुई है। देखिए ना, दोनों स्ट्रैंड एक जैसे हैं मैसेंजर आरएनए, तो इसका मतलब ये हुआ कि असल इंफॉर्मेशन तो इस स्ट्रैंड की गई है, असल इंफॉर्मेशन इस स्ट्रैंड की गई है, तो इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे, कोडिंग स्ट्रैंड कहेंगे। या जिसके पास कोड हो, ठीक है, जिसके पास इंफॉर्मेशन हो, जैसे हमारी इंटेलिजेंस का वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं उन खुफिया एजेंसियों के लिए जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन रखती हूँ, तो इस वजह से इसको हम सेंस स्ट्रैंड भी कहेंगे, सेंस स्ट्रैंड। और जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो चूंकि उसके अपोजिट है, इस वजह से टेम्पलेट स्ट्रैंड का दूसरा नाम क्या होगा, एंटी सेंस स्ट्रैंड। तो इन शॉर्ट आप जहन में रखेंगे इसको कोडिंग स्ट्रैंड। हालांकि कॉपी किसकी होती है, कॉपी किस पर होती है, टेम्पलेट स्ट्रैंड, लेकिन इंफॉर्मेशन किसकी जा रही होती है, कोडिंग स्ट्रैंड की, अपोजिट स्ट्रैंड की इंफॉर्मेशन जा रही होती है, क्योंकि ये दोनों इंफॉर्मेशन के सिमिलर हैं। उसके बाद आरएनए चूंकि 3 तरह के हैं हमारे पास, और तीनों आरएनए डीएनए से बनते हैं। तो अगर हम यूकैरियोट की बात करें तो यूकैरियोट में 3 किस्म के पॉलीमरेजेस हैं, 1, 2, 3। जो 1 है वो राइबोसोमल आरएनए बनाते, जो 2 है वो मैसेंजर आरएनए बनाते, जो 3 है वो ट्रांसफर आरएनए बनाते। लेकिन प्रोकैरियोट में एक ही पॉलीमरेज होते, वो तीनों किस्म के आरएनए बनाते। तो ये एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जब हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए सारा का सारा जीन नहीं है। आप कह सकते हैं डीएनए पे छोटे छोटे पोर्शन जीन्स कहलाते हैं, यानी डीएनए के वो स्मॉलेस्ट पोर्शन जिसके अंदर ऐसे न्यूक्लियोटाइड मौजूद हों जिनसे अमीनो एसिड की सीक्वेंस डिसाइड होती है, आगे प्रोटीन्स बनती है, उस पोर्शन को हम जीन कहते हैं। ये लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल से जीन की डेफिनेशन कंक्लूड भी की थी। जैसे आप कह सकते हैं कि ये डीएनए है, यहाँ मैंने जो ग्रीन कलर के ड्रा किए हैं ये जीन्स हैं, यानी आप ये समझ लें कि इस पोर्शन से प्रोटीन बननी है, बी वाले पोर्शन से, लेकिन जो दरमियान में पोर्शन है ये नॉन ट्रांसक्राइब्ड एरियाज कहलाते हैं कि इनकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो। सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन होती है जीन वाले पोर्शन की, यानी ए वाले पोर्शन की होगी, बी वाले, सी वाले और डी वाले पोर्शन की। लेकिन दरमियान में जो एरियाज हैं ये भी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करने में और ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट करने में रोल प्ले करते हैं। जैसे ये मैंने बी वाला जीन इसको थोड़ा बड़ा करके ड्रा किया है। अब बी वाला जीन जहाँ से स्टार्ट होता है, ये तो मैंने ग्रीन कलर का ड्रा कर दिया, लेकिन आप कह सकते हैं कि जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है ये आप कह सकते हैं जीन से पहले कुछ सीक्वेंस होती हैं, यानी उनके अंदर स्टार्ट होता है, और जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है जीन के बाद एक पोर्शन होता है उसके अंदर जाके एंड होता है। यानी आप ये समझ लें कि ये जो जीन वाला पोर्शन है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन ने स्टार्ट होना है, फिर ट्रांसक्रिप्शन ने फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलना है, और फिर ट्रांसक्रिप्शन ने एंड होना है। तो इसी तरह स्टार्टिंग पॉइंट जीन से पहले है, उसके बाद जीन्स ने कॉपी होना है, यानी जीन्स कॉपी होने के प्रोसेस को या ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को कैरी ऑन किया जाएगा, और सबसे एंड पे टर्मिनेशन है। तो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को हमने 3 पोर्शन में डिवाइड किया कि इनिशिएशन, जीन से पहले वाला पोर्शन इनिशिएटर है, वो ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करेगा। जो जीन वाला पोर्शन है वो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को लेके चलेगा, और जो जीन के बाद वाला एक मखसूस सा रीजन होता है जो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को टर्मिनेट करेगा, एंड करेगा। तो इन तीनों पोर्शन को हम डिस्कस कर लेते हैं कि तीनों पोर्शन में वो कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। सबसे पहले आप कह सकते हैं ये जो जीन से पहले वाला हिस्सा है। अच्छा, अगर हम जीन्स के अपोजिट एंड की तरफ आएँ तो इसको हम कहते हैं ये अपस्ट्रीम मूवमेंट है, कि हम अपस्ट्रीम आ रहे हैं। और अगर हम टर्मिनेशन वाले पोर्शन की तरफ जाएं तो ये डाउनस्ट्रीम है। तो ये मूवमेंट आप लोगों ने याद रखनी है कि अगर जीन्स से अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो ये अपस्ट्रीम है, अगर जीन्स
कि हम एंड की तरफ जा रहे हैं, तो ये डाउनस्ट्रीम मूवमेंट है। अच्छा, जो अपस्ट्रीम है इसके अंदर कुछ खास किस्म के सीक्वेंस होती है जिनको प्रमोटर कह सकते हैं। यानी ये एक किस्म का दरवाज़ा है जिसके ज़रिए से जो डीएनए पॉलीमरेज है वो इंटर होगा ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के लिए। यानी इन शॉर्ट आप ये समझ लें कि ये जो मैंने ब्लू कलर की ड्रा की है ये वो जगह है जहाँ सबसे पहले जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आके बाइंड करेगा। यानी आप ये समझ लें कि सपोज मैं कहता हूँ कि ये जो डीएनए पॉलीमरेज है वो इस तरह मूव कर रहा होता है, वो बाइंडिंग पॉइंट ढूंढ रहा होता है। तो ये वाले जो पोर्शंस हैं, ये वाले जो पोर्शन है यहाँ आके वो बाइंड करता है। तो ये जो जगह है जहाँ ये बाइंड करता है इसको हम कहते हैं प्रमोटर्स है। जब तक आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के साथ बाइंड नहीं करेगा उस वक्त तक आप कह सकते हैं आरएनए पॉलीमरेज जब तक बाइंड नहीं करेगा उस वक्त तक ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। तो ये एक तो स्टार्टिंग पॉइंट है। ये जो प्रमोटर्स हैं, ये वाली जो साइट्स हैं, ये बाइंडिंग साइट है फॉर आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज के लिए ये बाइंडिंग साइट का काम कर रही होती है। और ये मौजूद कौन से स्ट्रैंड पे होती हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड पे, क्योंकि कॉपी किस स्ट्रैंड की होनी है? टेम्पलेट स्ट्रैंड की होनी है। अगर हम इसी पोर्शन को बड़ा करके यहाँ ड्रा करें तो यहाँ से हमारे पास स्टार्ट हो रहा है जीन। वो पहला न्यूक्लियोटाइड जो ट्रांसक्राइब्ड होगा जिससे मैसेंजर आरएनए या दूसरे आरएनए बनेंगे तो उसको हम कहते हैं +1। और जो जो हम डाउन की तरफ जा रहे होते हैं तो +2 यानी एंड की तरफ जा रहे होते हैं, +3 +4 +5 +6 ऐसे चल। लेकिन जब इसके हम अपोजिट मूव करना शुरू करते हैं तो उसके अपोजिट आप कह सकते हैं पहला न्यूक्लियोटाइड -1 कहलाते हैं। अगर हम इस तरह मूव करते आए तो -10 और -35 ये दो ऐसे रीजन्स हैं जहां एक मखसूस किस्म की सीक्वेंस मौजूद है जो आरएनए पॉलीमरेज को अट्रैक्ट करती है, आरएनए पॉलीमरेज को अट्रैक्ट करती है। उन सीक्वेंस के नाम क्या है? यानी उन सीक्वेंस के अंदर कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड ऐड होते हैं? जैसे -10 पर प्रोकैरियोट के अंदर -10 यानी अगर आप अपोजिट टू द जीन जाएं तो अपोजिट तो माइनस की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो -10 वाले रीजन में ये वाली सीक्वेंस मौजूद है TATAAT टाटा एट। तो ये वाली सीक्वेंस -10 पर मौजूद है। और दूसरी जो TTGACA TT-GASA तो ये -35 पर मौजूद है। तो ये बाइंडिंग साइट्स हैं। ये बाइंडिंग साइट क्या करेंगी? ये आमतौर पे आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करवाएंगी। यानी इन बाइंडिंग साइट पर आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड कर जाएगा। इन बाइंडिंग साइट के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर जाएगा। लेकिन जब हम यूकैरियोट की बात करते हैं तो ये वाली सीक्वेंस -25 न्यूक्लियोटाइड पर से स्टार्ट होती हैं और दूसरी जो हमारे पास है वो -75 से स्टार्ट होती हैं। तो ये सीक्वेंस प्रोमोटर्स कहलाती हैं जिन्होंने आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करवाना है। तो सबसे पहला काम कि ये वाला जो रीजन है, जो जीन से पहले वाला रीजन है जिसमें ये दो बाइंडिंग साइट मौजूद हैं, -10 और -35 प्रोकैरियोट में, उस पर टाटा एट मौजूद है और -35 पे TT-GASA मौजूद है। तो ये वाली बाइंडिंग साइट हैं जो प्रोमोटर्स कहलाती हैं। इन पर आरएनए पॉलीमरेज ने क्या करना है? बाइंड करना है। तो ये जीन से पहले वाले रीजन के अंदर मौजूद होती हैं। सपोज ये बाइंड कर गया तो पहला स्टेप यानी आप कह सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट ही उस वक्त होगा जब इन प्रोमोटर्स के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा। द बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू द प्रोमोटर इज द फर्स्ट स्टेप। ये पहला स्टेप है। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज है उसके कुछ काफ़ी सारे यूनिट्स होते हैं। उनमें से एक यूनिट हमारे पास है जिसको हम सिग्मा फैक्टर कहते हैं। सिग्मा फैक्टर। अब सिग्मा फैक्टर क्या काम करता है? जैसे मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अब स्टेशन पे गाड़ी आगे खड़ी हो गई, ठीक है। अब वो आगे कैसे चलेगी? तो आपने अक्सर देखा होगा जो आप कह सकते हैं जो स्टेशन मास्टर होता है वो सब्ज़ कलर की झंडी दिखाता है। जब तक वो सब्ज़ कलर की झंडी नहीं दिखाएगा उस वक्त तक गाड़ी उस स्टेशन को नहीं छोड़ सकती। तो आप ये समझ लें कि जो आरएनए पॉलीमरेज है
ये तो आके खड़ा हो गया डीएनए के ऊपर। अब इसने आगे जाना है, किस रीजन में जाना है, जहां जीन मौजूद है उसने ट्रांसक्रिप्शन करनी है। तो ये जो सिग्मा फैक्टर है ये आएगा और इसको बताएगा कि प्रॉपरली बाइंडिंग हो चुकी है, अब आप आगे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट कर दो। यानी सपोज आप कह सकते हैं इसको सब्ज झंडी दिखाएगा, ठीक है। जब तक ये इसको गाइड नहीं करता कि प्रॉपर बाइंडिंग हो गई है, ये आरएनए पॉलीमरेज आगे मूव नहीं करेगा। लेकिन जब इसका काम खत्म हो गया कि उसने झंडी आप कह सकते हैं हिला दी, अब इसका काम खत्म हो गया, तो ये इस एंजाइम से क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो सिग्मा फैक्टर ने आप कह सकते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज जब बाइंड कर रहा था तो उसको बताना है कि प्रॉपर बाइंडिंग हो गई है, सारी सूरत हाल क्लियर है, अब आगे मूव करके जाओ। और जब आगे ये मूव करके जाएगा तो सिग्मा फैक्टर उससे क्या हो जाएगा, अलहदा हो जाएगा। तो सबसे पहले सिग्मा फैक्टर का काम क्या है कि एक आरएनए पॉलीमरेज का एक ऐसा यूनिट है जो रिस्पॉन्सिबल फॉर द करेक्ट इनिशिएशन, जिसने इनिशिएशन को करेक्ट करना है कि यानी ये ताकि ये अपना प्रोसेस को स्टार्ट कर सके। अच्छा, ये जो हमारे पास बाकी सिग्मा फैक्टर को अलहदा करके जो बाकी एंजाइम है जो मेन काम कर रहा है, वो जो एंजाइम है वो फिर आगे यानी डाउन द मूवमेंट, हम इस तरफ जा रहे हैं तो ये मूवमेंट हमने कही डाउन द मूव, ये फिर आगे जीन्स के अंदर चला जाते हैं और वहां जाके ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। इसको हम कहते हैं कोर एंजाइम। सिग्मा फैक्टर को हटा के बाकी एंजाइम क्या बचता है, कोर एंजाइम। तो सिग्मा फैक्टर इज रिलीज आफ्टर इनिशिएशन, जो सिग्मा फैक्टर है वो इनिशिएशन के बाद रिलीज होगा और जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ एंजाइम उसको कोर एंजाइम कहा जाता है। मूव्स ऑन टेम्पलेट स्टैंड टू कंप्लीट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन, वो टेम्पलेट स्टैंड पे आगे की तरफ मूव करता जाएगा। यानी आप ये समझ लें कि ये जो एंजाइम है ये यहाँ आके जब बाइंड करेगा तो जब ये सिग्मा फैक्टर इसको प्रॉपरली गाइड कर देगा कि प्रॉपरली प्रोसेस शुरू हो गया है, तो ये फिर आगे जीन वाले रीजन में इंटर हो जाएगा। अब ये कौन सा प्रोसेस स्टार्ट हो गया, इलॉन्गेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अब जीन की कॉपी होना शुरू होगी। सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज जिस जगह बाइंड करेगा वो जगह ओपन अप हो जाएगी, यानी ये वाली जो जगह है ये ओपन अप हो जाएगी ऐसे, और ओपन होने के बाद उस जगह एक बबल सा बन जाएगा जिसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल, जैसे यहाँ हमने शो किया है। अच्छा, डीएनए स्ट्रैंड ओपन वेयर आरएनए पॉलीमरेज अटैचेस फॉर्मिंग बबल, ट्रांसक्रिप्शन बबल इसको कहते हैं। और आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है कि फिर टेम्पलेट स्ट्रैंड पे न्यूक्लियोटाइड को ऐड करना शुरू कर देते हैं ऐसे करके, यानी आप कह सकते हैं ये एडिशन होना शुरू, टी के सामने यू लगेगा और ए के सामने टी के सामने ए लगेगा, ए के सामने यू लगेगा क्योंकि टी की जगह हम आरएनए बना रहे हैं, सी के सामने जी लगेगा, जी के सामने सी लगेगा, टी के सामने फिर ए लगेगा। तो ये पोर्शन कंप्लीट हो गया कि जो ओपन अप हुआ था। उसके बाद जब ये पोर्शन यहाँ आरएनए कंप्लीट हो जाता है तो ये दोबारा रिवाइंड हो जाता है, ये दोबारा जुड़ जाते हैं, ये आगे चला जाता है। लेकिन एंड की तरफ, चूंकि हम जीन के एंड की तरफ जा रहे हैं, तो ये कौन सी मूवमेंट होगी, डाउन द स्ट्रीम मूवमेंट होगी। इस वजह से लिखा हुआ है कि जो आरएनए पॉलीमरेज है मूव्स डाउन, वो डाउन स्ट्रीम की तरफ जाता है, लिविंग ग्रोइंग स्टैंड, जो आरएनए का ग्रोइंग स्टैंड है, प्रोट्रूडिंग फ्रॉम द बबल, वो बबल इससे निकल रहा होता है। ये बिल्कुल इसी तरह जैसे एक मशीन के अंदर कपड़ा जब सिल जाता है तो वो नीचे की तरफ गिर रहा होता है, तो सेम सिचुएशन। तो किसी चीज़ का बाहर निकल के नीचे की तरफ गिरना, इसको हम कहते हैं प्रोट्रूडिंग। इसको हम क्या कहते हैं, जैसे जुबान अगर बाहर निकालें और नीचे की तरफ लटक जाए तो हम कहेंगे प्रोट्रूडिंग। तो बबल से मैसेंजर आरएनए बाहर की तरफ निकल के नीचे की तरफ गिर रहा होता है, और फिर जो बबल है वो अगला पोर्शन ओपन अप होगा, जैसे ये पोर्शन मैंने ड्रा किया कि ओपन अप हो गया। फिर इसके ऊपर मज़ीद आप कह सकते हैं न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे, जैसे ए के सामने यू लगेगा और ए लगेगा, जी लगेगा, सी लगेगा, टी लगेगा, तो इस तरह। तो ये इस तरह प्रोसेस होता जाएगा और हमारे पास जीन है वो उसकी सारी इंफॉर्मेशन आरएनए की शक्ल के अंदर कॉपी हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ से जीन ने कॉपी करना शुरू किया है, अब उसको कैसे पता चलेगा कि जीन यहाँ ख़त्म हो गए। तो एंड पर क्या मौजूद है, कुछ टर्मिनेशंस के सिग्नल मौजूद हैं, यानी जब जीन मुकम्मल तौर पे कॉपी हो जाएगा
अब आरएनए पॉलीमरेज को हम कैसे बताएंगे कि भैया इधर जीन ख़त्म हो गया, अब आप आगे मज़ीद कॉपी नहीं करनी, तो उसके लिए कौन से सिग्नल मौजूद हैं? स्टॉप सिग्नल। अच्छा, जो डीएनए है वो चूंकि डबल स्ट्रैंड है, अब कुछ खास किस्म के सीक्वेंसेस आना शुरू हो जाएंगे जो स्टॉप सिग्नल कहलाते हैं। पहली सीक्वेंस क्या है जो डीएनए के ऊपर ये डीएनए का पोर्शन मैंने ड्रा किया है, वो वाला पोर्शन जहां टर्मिनेशन के लिए स्टॉप सिग्नल मौजूद है। तो पहली चीज तो यहाँ जीसी 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 ये वाले बेस पेयर आना शुरू हो जाएंगे, और उसके फौरन बाद जब ये खत्म होंगे तो 80 80 80 80 बेस पेयर आना शुरू हो जाएंगे। यानी दो स्टॉप सिग्नल हैं कि जीसी बेस पेयर आना शुरू हो गए, उसके बाद 80 बेस पेयर आना शुरू हो गए। तो एट डीएनए, जो डीएनए का स्ट्रैंड है वहां जीसी बेस पेयर आना शुरू हो गए फॉलोड बाय 80 बेस पेयर। अच्छा, जब डीएनए इस रीजन में आरएनए बनता है, ये तो मैंने बताया ना ये स्टॉप सिग्नल किस पर मौजूद है? डीएनए के ऊपर। ये डीएनए का डबल स्ट्रैंड था, लेकिन जब आरएनए इस रीजन में बनता है तो कैसे बनेगा कि जी के सामने सी बनेगा, सी के सामने जी बनेगा, जी के सामने सी, जी, सी, सी, उसके बाद जी, और उसके बाद जी, उसके बाद सी, आगे ए के सामने यू, 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 यू। अच्छा, आरएनए जो इस रीजन में बनता है, जो जीसी बेस पेयर वाले रीजन में जो पहला स्टॉप सिग्नल है, ये इस तरह फोल्ड हो जाते हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं जीसी हेयर पिन, क्योंकि इसमें जीसी न्यूक्लियोटाइड है और हेयर पिन की तरह ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये फोल्ड होकर इस तरह का स्ट्रक्चर बना, और उसके बाद फिर कौन से न्यूक्लियोटाइड मौजूद हैं? यू यू वाले। तो जीसी हेयर पिन फॉलोड बाय 4, पहले जीसी हेयर पिन बनेगा मैसेंजर आरएनए के अंदर इस रीजन में, और आर मोर यू राइबोन्यूक्लियोटाइड। उसके फौरन बाद यानी जीसी हेयर पिन के बाद कौन से न्यूक्लियोटाइड होंगे? 4, या फिर आप कह सकते हैं 4 से ज़्यादा राइबोन्यूक्लियोटाइड मौजूद होंगे। तो जिस वक्त मैसेंजर आरएनए में जीसी हेयर पिन बन जाती है और ये वाले न्यूक्लियोटाइड आ जाते हैं, तो मैसेंजर आरएनए डीएनए से रिलीज होकर साइटोप्लाज्म में, या आप कह सकते हैं न्यूक्लियस में आ जाते हैं। तो इस तरह ये टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन जहन में रखेंगे, जो डीएनए है उस पर जीसी बेस पेयर और 80 बेस पेयर ये आएंगे, लेकिन जो आरएनए का स्टॉप सिग्नल क्या है कि जो जीसी वाले रीजन में बने हैं वहाँ एक हेयर पिन बनेगी, और जो यू वाले हैं वो उसके बाद आएंगे। तो ये दोनों स्टॉप सिग्नल आरएनए के हैं, और जीसी बेस पेयर और 80 बेस पेयर ये स्टॉप सिग्नल डीएनए के अंदर। तो जब भी क्वेश्चन आता है तो आप जहन में रखेंगे जो 80 बेस पेयर और जीसी बेस पेयर है ये डीएनए के स्टॉप सिग्नल है, कि दोनों को स्टॉप सिग्नल दिए जाते हैं। डीएनए के अंदर भी स्टॉप सिग्नल मौजूद है, आरएनए के स्टॉप सिग्नल जीसी हेयर पिन का बनना और राइबोन्यूक्लियोटाइड का मौजूद होना। अच्छा, बैक्टीरिया में क्या होता है कि आमतौर पे चूँकि बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता, उसकी जगह न्यूक्लियाइड होता है और वो साइटोप्लाज्म में ही पड़ा होता है। तो इस न्यूक्लियाइड में जो मैसेंजर आरएनए बन रहा होता है वो तो साइटोप्लाज्म में ही बन रहा होता है। सिंथेसाइज मैसेंजर आरएनए इज डायरेक्टली रिलीज इनटू द साइटोप्लाज्म, वहाँ फिर उसको उसकी इंफॉर्मेशन को पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट किया। लेकिन प्रोकैरियोट में क्या होता है? जो डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर है, और इससे जो आरएनए बनना है उसने न्यूक्लियस का सफ़र क्रॉस करके साइटोप्लाज्म में आना है। तो इस सफ़र के दौरान इसको कोई नुकसान ना पहुंचा दे, तो इसके लिए इसको फिर 2 बॉडीगार्ड दिए जाते हैं। यानी ये जो मैसेंजर आरएनए यानी हैज़ टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस, न्यूक्लियस से राइबोसोम की तरफ आना है, तो इसके इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए इस जर्नी में इसको हेल्पर दिए जाते हैं, उसकी मदद की जाती है। और मदद किसके ज़रिए से की जाती है? कैप और टेल। कैप लगाई जाती है 5 एंड पर। 5 एंड पर क्यों? क्योंकि ये 5 एंड इसका पहला पॉइंट है जो बना था, यहाँ हमने डिस्कस किया था, इसका 5 एंड पहले बनता है, 3 एंड बाद में बनते हैं। और उसके बाद दूसरा जो 3 एंड है उस पर क्या लगाई जाती है? टेल लगाई जाती है। अच्छा, कैप की कंपोजिशन ये है कि 7 मिथाइल जीटीपी न्यूक्लियोटाइड है, और उसके अंदर जो 7वीं पोजीशन है उस पर मिथाइल लगा हुआ है। अच्छा, आमतौर पे जब न्यूक्लियोटाइड आपस में ऐड होते हैं तो एक का 3 एंड दूसरे का 5 एंड इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये 5 to 5 लिंकेज है कि दोनों के 5 एंड आपस में रिएक्शन करते हैं, इस वजह से इसको हम कहते हैं 5 to 5 लिंकेज। तो ये उसके बाद दूसरी टेल है। टेल का क्या मतलब है? पॉली ए न्यूक्लियोटाइड, तकरीबन 100 से 200 के करीब जो एडेनिन वाले न्यूक्लियोटाइड है वो टेल की शक्ल में 3 एंड पर लगाए जाते हैं। अच्छा, चाहे वो कैप हो या टेल हो, ये दोनों प्रोटेक्शन का काम कर रहे होते हैं।
हमारे जो न्यूक्लियस में काफ़ी सारे न्यूक्लियसेस एंजाइम है, फॉस्फेटेजेस एंजाइम है, जो फॉरेन डीएनए है, फॉरेन डीएनए जैसे बैक्टीरिया का डीएनए आ गया या वायरस का डीएनए आ गया, उनको तोड़ने के लिए मौजूद हैं। तो ये जो दो बॉडीगार्ड हैं ये उनको बता रहे होते हैं कि भाई ये हमारा आरएनए है और ये उनका आरएनए है, तो ये प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, दूसरा कैप का एक फंक्शन ये भी है कि इसने ये गाइडर का काम भी करता है कि ये इसने गाइड करना है मैसेंजर आरएनए को टू द राइबोसोम तक पहुंचने में मदद कर रहा हो। अच्छा, जो पोली ए टेल है, एक तो ये प्रोटेक्शन का काम करिए, दूसरा इसका फंक्शन ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो पोली ए टेल है इसमें 100 से 200 के करीब न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये शॉर्ट होना शुरू हो जाती है। अच्छा, आमतौर पे ये होता है कि मैसेंजर आरएनए से जब एक पोली पेप्टाइड की चेन बनी, फिर जाहिर बात एक दफ़ा बन गई, फिर उसी मैसेंजर आरएनए को दोबारा हमारा सेल इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा, लेकिन ये जितनी ज़्यादा शॉर्ट होती जाएगी उतना ही उसका दोबारा इस्तेमाल होने के चांसेस कम होते जाएंगे। और जब ये बहुत एक हद तक शॉर्ट हो जाएगी फिर उस मैसेंजर आरएनए को तोड़ दिया जाता है, क्योंकि प्रोटेक्शन भी ख़त्म हो चुकी होती है, तो हमारे अपने ही जो सेल के एंजाइम है उसको तोड़ना शुरू कर देते हैं। यानी इन शॉर्ट आप ये समझ लें कि एक पोली ए का फंक्शन ये भी है कि इसने मैसेंजर आरएनए को स्टेबल रखना है। स्टेबल रखने से मुराद है कि इसकी लेंथ जितनी छोटी होती जाएगी उतना ही इसके डिग्रेड होने के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। तो जब एक हद तक छोटी हो जाएगी फिर इस मैसेंजर आरएनए को तोड़ के फिर नया मैसेंजर आरएनए उसकी जगह रिप्लेस हो जाता है। तो पोली ए, तो कैप का फंक्शन दो हो गया, एक प्रोटेक्शन का है, दूसरा ये गाइडर का है। और ये पोली ए, इसके भी अभी हमने दो फंक्शन डिस्कस किए, एक तो ये प्रोटेक्शन करेगी और दूसरा ये है कि ये बताएगी कि मैसेंजर आरएनए को कितनी दफ़ा हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं पॉलीपेप्टाइड की चेन बनाने के लिए। तो ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है कि जब मैसेंजर आरएनए बन के साइटोप्लाज्म में आ जाता है तो फिर मैसेंजर आरएनए की इंफॉर्मेशन से प्रोटीन बनाई जाती है। तो प्रोटीन बनने के प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। वो इंशाल्लाह फिर अगले नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।